प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत। इस सप्ताह के हमारे श्रोता साथी हैं कुम्हारी से परसराम साहू जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं सुनील चिपड़े। नमस्कार। हरपा रेडियो को सभी श्रोता साथियों को हम बता दें कि ये कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता और आपको इंतजार होता है हर बार एक नए श्रोता से बातचीत का। तो आज हमारे श्रोता हैं जो कि रेडियो सुनने के बहुत ही शौकीन है और बहुत लगाव है जिनको अपने रेडियो से, वो हैं परसराम साहू, कुम्हारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। परसराम साहू जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। परसराम साहू जी, चूंकि आप लगातार वर्षों से रेडियो से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छी आपकी लिसनिंग भी है और काफी अच्छी आपकी समीक्षा भी रहती है, तो अरपा रेडियो के माध्यम से हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जहाँ रहते हैं कुम्हारी, है ना जी, वहाँ इन दिनों कुम्हारी कैसा है, प्राकृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या है? अत्यंत हर्ष की बात है कि कुम्हारी एक ऐसा नगर है जो आज चलिए छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से ही बहुत जाना माना नाम है जी। और यह जो नाम है कुम्हारी, ये एक कुम्हारों की बस्ती थी। अच्छा। जहाँ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनते थे, मटके नहीं बनते थे, और यहाँ का खपरा इतना प्रसिद्ध था कि यदि उसको जब छाते थे ऊपर छत पे तो गिर जाए तो फूटता नहीं था। अरे वाह। और पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब कुम्हारी का खपरा बहुत प्रसिद्ध है। क्या बात है, मतलब प्राकृतिक चीजें बनती थी, मिट्टी के बर्तन, खपरे, इस तरह से। जी। और यहाँ पर संस्कारों को बिगड़ने का काम यहाँ पर लगातार होते रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी पर्यटन स्थल हैं जो वाकई देखने लायक है। एक प्रकार से मैं कहूँ तो 4 धाम ही समझ लीजिए। अच्छा। यहाँ का महामाया मंदिर और जैन तीर्थ कैवल्य धाम, साईं मंदिर, ब्रह्मलोक आश्रम, साथ ही साथ विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, और जहाँ हम सभी बिना किसी जाति भेद के एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इतना अच्छा यहाँ पर भाईचारा है। वाकई ये संभाव ही हमें बताता है कि हम भारतीय हैं। और जैसा आपने जिक्र किया मिट्टी के बर्तनों का, आपकी याद में वो किस तरह के बर्तन हैं जो कभी आपने अपने घरों में इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे, मटका और खपरे छोड़ करके, या आपकी याद में किस तरह से आपके बचपन की याद? मैं बताना चाहूंगा, मुझे मिट्टी के बर्तनों का भी शौक है और मैंने अपने घर मिट्टी के पूरे बर्तन, खाना बनाने के जो कढ़ाई है, अभी कुकर है मिट्टी का, और खाने के लिए थाली है मिट्टी का, और कुड़ेरा बोलते हैं। दूध गर्म करने के लिए पहले मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। लकड़ी के कंडे में गर्म करते थे दूध को और रख देते थे। रात भर जो दूध उबलता था और सवेरे जब उसकी चाय बनती थी या दूध पीते थे तो उसकी मिठास बिना शक्कर की इतनी अच्छी रहती थी जिसका कोई हम बखान नहीं कर सकते। वाह, हमारी कल्पनाओं के साथ कि मिट्टी के बर्तन में दूध उबल रहा है, मोटी सी मलाई जमी है, पानी आ जा रहा है परसराम जी हमारे वो मिठास दूध की हम महसूस कर पा रहे हैं। जी। वाकई वो धीमी धीमी आंच में उबला हुआ रात भर का दूध, वाह क्या बात है। दूध की वो यादें हैं आपके साथ इस तरह से। अमूमन लोग ये मानते हैं, या एक सामान्य धारणा है कि मिट्टी के बर्तन में एक तो टूट फूट होती है, दूसरा धोने की प्रक्रिया शायद अलग तरह से होती होगी, क्या किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? मैं मिट्टी के बर्तनों को तो साफ सफाई रखने के लिए बहुत ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं होती है। और जिस चूल्हे में खाना बनता था उसी की राख से हम उस बर्तन को साफ कर लेते थे, और न किसी प्रकार का कोई निरमा या वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता। आज हम जिस बर्तन को वॉशिंग पाउडर से धो रहे हैं और उसी बर्तन पकाकर खा रहे हैं तो हमारे शरीर को नुकसान होना स्वाभाविक है। जी। वाकई कहना चाहिए इको फ्रेंडली खान पान का साधन है मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी की बात हो ही रही है तो वहाँ की मिट्टी में प्राकृतिक छटा किस तरह की है? जी, मैं बताना चाहूंगा, खारून नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव है और प्राकृतिक सौंदर्य तो यहाँ पर देखने लायक है। नदी के किनारे किनारे पेड़ों का और झरनों की आवाज मेरे पर्यावरण से भी बहुत लगाव रहा है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नदी के किनारे एक अलग से वे बना रहे हैं जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में अमलेश्वर से कुम्हारी तक के
बहुत जैसे अभी रायपुर में है उसी प्रकार यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य रहेगा देखने लायक यहाँ पर। अमलेश्वर से कुम्हारी ये कितनी दूरी होगी लगभग? लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में। वाह, तो ये नदी के किनारे ये डेवलप हो रहा है? जी जी बिल्कुल, नदी के बिल्कुल किनारे किनारे एकदम। क्या बात है, मतलब वाकई हम लोग नदी के करीब जाना भूल गए हैं। और नदी के आसपास की जो आपने कही कि पानी की कलकल की आवाज, चिड़ियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट, ये वाकई ये सुनने के लिए बहुत ही उम्दा जगह होगी ये अमलेश्वर से कुम्हारी का रास्ता। जी जी। तो अभी किस स्थिति में है वो? अभी काम शुरू हुआ है उधर या? काम तो लगभग चालू हो गया है। और अभी अमलेश्वर महादेव घाट में अभी लक्ष्मण झूला भी बनाया गया है और वहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी बनाया हुआ है और दर्शनीय स्थल भी है वो महादेव घाट, तो जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला भी लगता है। और आसपास के गांवों से लोग पहले तो बैलगाड़ी से आया करते थे, आजकल तो खैर यातायात के साधन एक से एक आ गए हैं, मगर बैलगाड़ी में जो मेले का मजा था वो एक अलग ही आनंद था। वाकई बैलगाड़ी की चरर चरर और झूलों की चरर मरर, बैलों में बंधे घंटियों की आवाज, वाह, हम कल्पना के साथ सुन पा रहे हैं उन तमाम आवाजों को। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। तो श्रोताओं, परसराम साहू जी के साथ हमारी बातचीत हो रही है सप्ताह के श्रोता के अंतर्गत। तुम्हारी दुर्ग से आप हैं और अभी मुकेश जी की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही सुरीला नगमा अभी हम तक पहुंचा और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। परसराम जी, आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ, प्रधान पाठक, और विगत वर्ष अगस्त 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा। किंतु अभी विद्यालय जाना नहीं छोड़ा हूँ। क्या बात है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। वाह, क्या बात कही है आपने। तो ये जो अनुभव है कि आप 2020 अगस्त में रिटायर हुए, उसके बाद आप कब गए स्कूल? मैं सर कोरोना काल में भी, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, तो पेड़ पौधों की रखवाली के लिए लगातार मैं जाता ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पर है। और अभी तो स्थिति बहुत सुधर गई सर। कोरोना काल में बहुत दुख की बात है, हमारे कुछ परम मित्र जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। इसमें मैं यदि नाम लेना चाहूँ तो यवतमाल से हमारे साजन उदासी जी हैं, पल्लीनाथ से आरजी फड़ गुरु जी हैं, अकोला से दीपक कार्तिवार, अमरावती से हमारे 3 साथी चले गए, जिसमें हमारे परम मित्र थे रवि चौधरी जी, मोतीलाल साहू जी, राजू गायकवाड़ जी, और रायपुर शहर से ही हमारे एक दिव्यांग मित्र थे दुर्गा प्रसाद जोगी जी। और अभी अभी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले खंडवा के हमारे परम मित्र मौसम मंसूरी जी का देहावसान हो गया। तो ये बहुत दुख लगता है कि ये कोरोना हमारे जीवन को एक नर्क बना दिया था, और हम चाहते हैं कि सभी अपनी सुरक्षा से रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। वाकई इस बात से हमारे जहन में यही बात आ रही है कि वाकई अभी हमें सबको वैक्सीन लेना चाहिए और सबको वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क और दूरी, इन तमाम सावधानियों को बरतना ही चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही बुरा दौर देखा है अपने आसपास, अपने गली मोहल्लों, अपने शहर के तमाम साथियों को हमने हमसे दूर जाते देखा है। बहुत ही दुखद सर, बहुत ही ज्यादा। परसराम जी, ये बहुत सारे लोग तो हमें छोड़कर चले गए। मैं उनकी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन सभी मित्रों को जिनकी यादें अब शेष रह गई हैं, और बहुत दुख भी होता है क्योंकि इनके साथ गुजारे हुए लम्हे, ये मित्र नहीं हमारे रिश्तेदार थे जो विभिन्न शहरों में थे। और मैं अपनी पसंद की गीत सुनना चाहूंगा, पुष्पांजलि फिल्म से है, ये मुकेश जी की आवाज में है, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। सर ये गीत सुनाइएगा सर। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
जन जागरूकता और स्थानीय भागीदारी के साथ अरपा रेडियो आप सुनते रहिए। जन जागरूकता के सुझाव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप करिएगा। बतौर स्थानीय नागरिक या कलाकार यदि आप इस रेडियो के माध्यम से अपनी भागीदारी तय करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9179132444। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9179132444। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। श्रोताओं, इस गीत ने हमको शायद सबकी आंखों के सामने उन तमाम लोगों के चित्र ला दिए होंगे जो अभी अभी इस कोरोना काल में हमसे दूर गए हैं, बिछड़े हैं। वो तमाम यादें हैं, उनके साथ टेलीफोन कॉल्स की यादें हैं, उनके साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, उनके साथ चिट्ठी पत्री, मेल, मुलाकात, न जाने कितनी सारी यादें पसरी पड़ी है उनकी साझेदारी की। और इस तरह से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ईश्वर से यही गुजारिश करते हैं कि बस अब हमारे बीच कोई कोरोना से न जाए। हम प्रण लेते हैं कि हम सावधानी बरतेंगे और बहुत सुरक्षित तरीके से जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले फिर से हम बता दें कि सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम है। परसराम साहू जी हमारे साथ हैं कुम्हारी दुर्ग से और उनसे बातचीत जारी रखी हुई है। परसराम जी, आपके शिक्षक होने का जिक्र अभी कुछ देर पहले आया था जी। तो और आपने बताया भी था कि आप स्कूल अभी भी जाते हैं। स्कूल के आखिरी दिन का अनुभव और फिर से आप स्कूल लगातार जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों से मुलाकात आपकी रोज होती है, कैसा लगता है? मैं तो कहता हूँ कि बच्चे ही हमारी फुलवारी हैं। और मैंने कभी बच्चों को एक स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा, सिर्फ विद्यार्थी। मैंने उनको अपने बच्चों की तरह पाला है। और बच्चों को मैं अपने स्कूल में बागवानी के माध्यम से पढ़ाया करता था। क्या बात है! मेरे स्कूल की दीवारें बोलती दीवारें हैं और जिसमें पूरे पाठ्यक्रम को मैं उकेर दिया करता था। और अभी भी पूरे मतलब यहाँ तक कि दरवाजे, खिड़की और मैंने छत को भी नहीं छोड़ा है, सीलिंग को भी, उसमें भी पेंटिंग बने हुए हैं और आपका सौर मंडल बना हुआ है। तो एक लेसन वो बच्चा रोज देख रहा है कि कहाँ पर हमारी पृथ्वी है और सूरज से कितने दूर है। उसके डिटेल्स बने हुए हैं उसमें कि कितनी दूर है सूरज से जो रोशनी आती है धरती तक के, उसको कितना समय लगता है। तो बच्चा यदि शिक्षक नहीं है तो भी वह पूरा पढ़कर उसको समझकर पूरा सीख सकता है। वैसे पेड़ पौधों से, उस पेड़ पौधों से इतने लगाव मतलब बच्चों को है कि यदि उसकी रखवाली वो कर रहा है तो वो कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने देगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शौक है वो मैं अपने बच्चों पर स्थानांतरित करूं। और एक शौक और मेरा है सर, और पर्यटन का, घूमना मेरा शौक है। और जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ से कुछ पत्थर बीन के ले आता हूँ। वाह परशुराम जी, ये पर्यटन और पत्थर वाकई बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वो पिछला विषय है हमारा, उस पर मैं थोड़ी देर और आपसे बातचीत करूँ कि जो आपने ये कैसे किया, मतलब दीवारों पर, सीलिंग पर चित्र उकेरे हैं, या आप खुद करते रहे हैं कि और भी अपने शिक्षक साथियों की मदद लेते रहे हैं? मैं जब सेवा में नहीं आया था, शिक्षक की सेवा में, तो मैं खुद वॉल पेंटिंग किया करता था। पेंटिंग मेरा शौक था और धीरे धीरे ये शौक रहा मन में। और अभी तो इतने सारे साधन हैं कि समय भी नहीं है। और मैंने एक पेंटर को बुलाया, वो बेचारा नया था, तो उसको मैं बताते गया कि बेटा इस प्रकार से पेंटिंग करते हैं। और आज वो पेंटर छत्तीसगढ़ में कम से कम 150 स्कूलों की पेंटिंग किया है और पूरे गाइडलाइन मेरा है। मतलब मैं उनको निर्देशित करते रहता हूँ, बेटा ऐसा करना है। और ये प्राथमिक स्कूल के लिए ऐसी दीवारों को सजाया जाता है, मिडिल के बच्चों के लिए ऐसी पेंटिंग बनाई जाती है विषय से संबंधित। हायर सेकेंडरी में हम कैसे सजाएं, ऑफिस को कैसे सजाएं और गार्डन को कैसे सजाएं, किस प्रकार उसमें पेंटिंग होनी चाहिए, बाउंड्री को भी पूरा मैं मतलब उस हिसाब से सजा देता था। वाकई श्रोताओं, यही नवाचार है पढ़ाई लिखाई का कि आप नए तरीके से, नए साधनों के साथ, कम साधनों में नए तरीके से, नए डायमेंशन के साथ
बच्चों तक पहुंचते हैं। और एक बहुत जरूरी बात परसराम जी ने कही थी कि जो बच्चा पेड़ को पालेगा वो पेड़ को बचाएगा और कटने नहीं देगा। वाकई ये हरियाली बचाने का सूत्र हमें दे दिया है कि हम वाकई पेड़ लगाने जाते हैं, बहुत सारी जगह प्लांटेशन करते हैं, पेड़ बचाने पर बहुत सारे व्याख्यान आख्यान देते सुनते सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों को इस प्रक्रिया से यदि हम जोड़ दें तो वाकई परशुराम जी का सपना, हरियाली का सपना पूरा होता नजर आएगा। और जो बात आपने कही कि इस तरह से बच्चों को विजुअल पेंटिंग के साथ आपने जोड़ दिया, तो पेंटिंग की जो बात है आपकी, वो आप इस शिक्षकीय जीवन में आने के पहले किस तरह की पेंटिंग और क्या पेंटिंग का कौन सा काम किया करते थे? मैं जब बेरोजगार था तो पहले वॉल पेंटिंग क्या करता था, दीवारों की पेंटिंग क्या करता था। उसके बाद धीरे धीरे दीवारों को किस प्रकार से और डेकोरेट करना चाहिए करके शुरुआत की। वो कौन कौन से विज्ञापन होते थे जिसे आप वॉल पेंटिंग पे करते थे? जी, लाइफ बॉय का था सर उस समय बहुत। वाकई एक स्थान से दूसरे स्थान सीढ़ी को लेकर जाना, और दो मित्र कभी कभी रात हो जाया करती थी तो कहीं भी रुक जाते थे, तो इस प्रकार के सफर हम लोगों ने किया और वो यादें हैं। और जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लाइफ बॉय कंपनी का लाइफ बॉय साबुन, और कौन कौन से ऐसे विज्ञापन या वॉल राइटिंग या दुकानों के होर्डिंग आपको याद आ रहे हैं? उस समय का सुपर फास्फेट हमारे यहाँ जो बनती थी उसका विज्ञापन हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ लोकल था और अधिकारी लोग परिचित थे, तो उनके माध्यम से भी कुछ पेंटिंग हम लोगों को मिली थी। और उस समय एमपी जाने का भी अवसर मिला था। और क्योंकि इनकी एक ब्रांच वहाँ भोपाल के पास विदिशा के बीच में खुली थी, तो इस प्रकार से और घूम घूम कर पेंटिंग करना और साथ में पत्थर बीनना, ये एक अजीब शौक हो गया। वाकई मैं एक्चुअली मैं तमाम श्रोताओं को उस नज़ारे की ओर ले जाना चाह रहा था कि हम जब भी गाड़ी से, ट्रेन से, बस से कहीं से गुजरते हैं तो बहुत सारी पेंटिंग्स या वॉल राइटिंग हमें दिखाई देती है, दुकानों के बोर्ड दिखाई देते हैं। ये अपने आप में बाजार तो है ही, साथ में कलात्मक अभिव्यक्ति का कितना बेहतरीन जरिया है और कितने लोगों के पेट का सहारा भी है। तो कभी भी आप बोर्ड को देखें तो उसको सिर्फ उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ नहीं, बल्कि एक कलाकार की नज़रिए से देखें और उसमें छुपी बातों को भी पढ़ने की कोशिश करें। तो संतराम, घेरी बेरी कावट उठक जाए जी, नाश्ता पानी कराए के मन नहीं है का? अरे नहीं संगी, मोर माई गोड़ के चप्पल है ना आंखों निकल जाते। ए सब बहानाबाजी नहीं चल ही ना, आज नाश्ता कराए के तोरे पारी हवे। हाँ खवा हूँ भजिया समोसा चाह सब खवा हूँ। आओ मड़ई में ना ढेलवा रहचुल खलो झूला, चल मड़ई। फिर ठुठक गे, तोर मन नहीं है का? नहीं संगवारी, चप्पल है फिर निकल गई। सुन ना, बने गोंद लासा लगा ले तोर चप्पल में, आज तोला नहीं छोड़न। अभी अत्ते घाम गर्मी नहीं परत है ना, तो नाटक नहीं चले, समझे? हमू तो चप्पल पहिरे हन, हमर चप्पल तो एक के घाव नहीं निकलिस। तुम्हारा लका लागते, मैं लबारी मारा था। नहीं संगी, आजकल ना मोर चप्पल है ठोकन आगू रेंगई में ना आगू छिटक जाते। का कहे? चप्पल अपन मन के निकल जाते। आओ संगी, गौ की रेंगत चप्पल निकल के फेंका जाते। मोला लागते तुला सरकारी अस्पताल में जाके एक जांच कराना चाहिए। काबर? आज महिला समूह के बैठक में मितानिन मन बतात रहीन कि रेंगई में कोनो मनखे के चप्पल अपन मन के निकल जाते तो एक कुष्ठ के लक्षण हो सकत है। का कहा था? मोला कुष्ठ हुआ थे? का सांसो करे वाले कोनो बात नहीं है। आजकल एकर इलाज बहुत आसान हो गए है और पहली जैसे कोनो छुआछूत या भेदभाव भी नहीं होवे। गांव घर में रही के सुघर इलाज हो जाते। अच्छा हो, और जेन मनखे ला कुष्ठ के बीमारी हो गए है ओखर बर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ले जोड़े बर अब बड़कन सहायता घलो मिलथे।
साथ में पारा के मितानिन मन ला सिखाए गे हे उमन घर जाके बने देखभाल, मालिश, जल उपचार करेले घलो सिखोथे, जेमा मनखे जल्दी बने हो जाथे। ऐसे है तब मैं कॉलेज सरकारी अस्पताल जाऊं और अपन कुष्ठ के जांच करा। अरपा रेडियो द्वारा जनहित में जारी। तो ये था राही मनवा, और आज के सफर के राही आपका ये दोस्त सुनील है, और सुनील के साथ परसराम साहू जी हैं, सप्ताह के श्रोता में कुम्हारी दुर्ग से आप हैं। परसराम जी, ये तो आपने इस रास्ते पर एक पड़ाव हमने पार किया इस गीत का, और इस पिछले पड़ाव में एक छोटी सी बात आकर के रह गई थी, वो थी आपके पर्यटन के शौक की, जिसमें आपने कहा कि बहुत सारे आपको पत्थर बीनने का भी शौक है। तो पर्यटन में ये शौक, पत्थर इकट्ठा करने का शौक, ये कैसे पैदा हुआ और ये कहाँ तक पहुँचा है? इस शौक तो खैर मुझे बचपन से ही लग गया। मेरा जन्म सतपुड़ा की वादियों में हुआ है, समझ लीजिए। वाह, क्या बात है। जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ से 80 किलोमीटर पे पचमढ़ी है, और पेंच नदी का उद्गम स्थल। और मैं रोज शाम को नहाने के बहाने जाता था, वहाँ से एक कंकड़ बीन के लाता था। वो धीरे धीरे वो पत्थर बीनना मेरा जुनून बन गया, और आज मेरे पास कोयले से लेके हीरे का भी रफ फॉर्म में 300 प्रकार के पत्थरों का विशेष मतलब संग्रह हो गया है, और जिससे मैं विभिन्न राज्यों में, आपके उड़ीसा में, एमपी में, और विभिन्न शहरों में, यहाँ तक कि अभी तो मैं स्कूलों में भी इसको माध्यम बना लिया हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सी चीजों को जानते नहीं। खनिज पदार्थों को उन्होंने सामने से देखा नहीं है। सल्फर क्या है, या आपका अबरक कैसा होता है, आयरन और कितने प्रकार के होते हैं, आपके यूरेनियम कैसा होता है, और ये सब चीजें हैं। तो आपने इनको संग्रहित किस तरीके से किया है, कैसे प्रदर्शित करते हैं? मैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करके, और अभी तो बहुत विशाल संग्रह हो गया है, और मैंने अपने घर को एक संग्रहालय बना लिया है, और जिसको देखने के लिए बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं, और विभिन्न स्कूलों में मुझे बुलाया जाता है। वाकई हम यदि सोच पाते हैं कि हाँ, पत्थर चुनने, पत्थर बीनने और पत्थर को संग्रह करने का शौक, मतलब बहुत सारे गोल, नुकीले, सुंदर सुंदर से चमकदार पत्थर जिसकी अपनी खड़खड़ की आवाज है, टिक टिक की आवाज है, वो हम जेब में लेकर के चल पड़े हैं कहीं। लेकिन उसके साथ आपने जो उसको विज्ञान से जोड़ा है, उसकी अपनी पत्थरों की पहचान से जोड़ा है, और बच्चों के एजुकेशन से जोड़ दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा सर, मेरे पास एक फॉसिल है। फॉसिल भी मेरे पास कम से कम 10 फॉसिल हैं अलग अलग प्रकार के। 13 करोड़ साल पुराना मोलस्को प्रजाति का कीड़ा जो जीवाश्म बन गया है। मोलस्को माने घोंगा प्रजाति। जी जी जी, घोंगा जी। इसके लिए मुझे धरोहर सम्मान से भी नवाजा गया है। क्या बात, वाकई आप इस सम्मान के हकदार हैं ही। और जैसा आपने कहा कि तमाम अलग अलग तरह के पत्थर हैं और घोंगा की प्रजाति भी आपने अभी बताई, तो इसका जो एक साइंटिफिक एनालिसिस है या इसकी खोज के साथ इसकी तथ्यात्मक जानकारी और उसकी पुष्टि की प्रक्रिया आपकी क्या है? मैं इनकी जानकारियों को अभी लिख रहा हूँ लगातार, और बहुत सी चीजें हमारे यहाँ भारत में इसकी जानकारी के संबंध में कम मिली। मैं आपके रायपुर में जो खनिज विभाग है वहाँ पर भी गया, और मगर उन लोग उतनी जानकारी अच्छी नहीं दे पाते। तो मैंने अमेरिका से कुछ पुस्तकें मंगाई, हालांकि इंग्लिश में है, मगर आजकल मोबाइल में इतना अच्छा ऐप आ गया है कि आपको अंग्रेजी को हिंदी में रूपांतरित करके पढ़ सकते हैं, और उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और उस पुस्तक से मुझे इतना सहारा मिला है कि कुछ पत्थर तो ऐसे थे जिसको मैं जानता ही नहीं था, और उस पुस्तक की सहायता से, और मतलब बहुत कीमती पत्थर हैं वो, तो वो मुझे फायदा मिला। वाकई आपकी रुचि यदि हो कुछ जानने, समझने और रिसर्च की, वाकई परसराम जी आपसे बातचीत में ये तो सीखने को मिल रहा है कि यदि आपकी रुचि हो कुछ जानने, समझने, सीखने की, तो भाषा बैरियर नहीं है, आप भाषा को पार कर जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात जो पीछे छूट गई, वो ये जानना चाह रहा था मैं कि जैसे आपको एक पत्थर मिला और उसकी आपकी अपनी शंकाएं हैं कि ये क्या है, तो उसकी पुष्टि किस तरीके से आप करते हैं?
मेरे पास कुछ कॉलेज से प्रोफेसर वगैरह हैं, वो लोग आते हैं समय समय पर, और कुछ ज्वेलर्स से परिचित हैं मेरे, वो उन पत्थरों की जानकारी देते हैं और बताते हैं उन लोग भी। और तो जो मुझे पता नहीं है, तो प्रदर्शनी में भी कई बार मैंने शुरू में क्या किया कि उस पत्थर के सामने लिख देता था, इस पत्थर को कोई पहचानता है, इसकी जानकारी जानता है तो कृपया मुझे बताइए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता दिया वो सही है। यदि कोई व्यक्ति जानकार है, वो यदि मुझे बता दे तो मैं उसका डायरी में नाम नोट कर लेता था, उसे थैंक्स बोलता था। और उसके बाद धीरे धीरे जानकारी हुई कि हमारे बहुत से शिक्षक कॉलेज में हैं और उनसे मैं जानकारी लिया करता था। मैं जबकि विज्ञान का छात्र नहीं हूँ सर, मैं कॉमर्स का छात्र हूँ, मगर ये शौक मुझे विज्ञान से ले जाके जोड़ दिया है। वाकई विज्ञान को सहेजने का आपका हुनर है। परसराम साहू जी, आपसे बहुत सारी बातें सीखने को हैं। जैसा कि आपने कहा कि जिसकी पहचान आपके पास नहीं है वो आप लोगों के तरफ प्रेषित कर देते हैं कि कोई बताए। यही है समाहित करना, नॉलेज को जानने की प्रक्रिया, नॉलेज को लेने की प्रक्रिया कहना चाहिए, और लोगों से उसकी जानकारी मंगाने, उससे समाहित करने की बात जो है, क्योंकि आजकल गूगल आ गया है, बहुत सारे लोग सीधे टाइप करते हैं बहुत सारी जानकारियां, और गूगल में भी और बहुत सारे अलग अलग साइट में भी बहुत सारी अपुष्ट जानकारियां होती है, और कई बार हम अपुष्ट जानकारियों को भी कहते, सुनते, बोलते चले जाते हैं। उस बीच आपका ये आग्रह कि एक पत्थर को आप रख देते हैं, उस पर लोगों से उसकी जानकारी मांग, ये बहुत बड़ी बात है और सीखने वाली बात है। परसराम जी, इन पत्थरों की बात के साथ बताइए, अब कौन सी धुन, कौन सा गीत, कौन से शब्द आप हमें सुनवाएंगे? मुझे बहुत गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, और छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत और आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी की आवाज, उनकी ही रचना है, और भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ ना, और ये बहुत प्यारा लगता सर। और मैं व्यक्तिगत इनसे मिला भी हूँ, और इतने सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, और जिन्हें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, और उनकी रचनाएं प्रकार से भारत माता के लिए एक समर्पण की भावना होती थी उनके गीतों में। वाकई लक्ष्मण मस्तूरिया जी जन कवि है, पूरे छत्तीसगढ़ की लेखनी को लेकर के, उसके संगीत को लेकर के उन्होंने बहुत दूर दूर तक पहुंचाया है और एक अलग पहचान बनाई है। बहुत सारे पुराने लोग अनायास ही उनके गीत गुनगुनाते हैं और वो नई पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अरपा रेडियो के माध्यम से लक्ष्मण मस्तूरिया जी का ये गीत परसराम साहू जी के बातचीत के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आयोगा, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आयोगा। तो लक्ष्मण मस्तूरिया का ये गीत हमने सुना। परसराम साहू जी का निवेदन था। सप्ताह के श्रोता में आज हमारे मेहमान हैं आप, और आज मेहमान से हम ये जानना चाहेंगे कि रेडियो ये आपके जीवन में कब आया और कैसे आया? और सबसे जुनूनी शौक तो यही है सर। 1972 में मैंने शुरुआत की थी विविध भारती में, जब 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था। और मुझे एक प्रकार से नशा है, मतलब संग्रह करने का, रेडियो से जुड़ी हुई बातें और सिनेमा से जुड़ी हुई बातों का। पूरे बहुत सारे लेख, लता मंगेशकर जी की तो मेरे पास 5-6 पुस्तकें हैं। अरे वाह। और आशा भोसले जी की और आशा पारिक जी की बायोग्राफी है, प्राण की बायोग्राफी है, और 1931 से लेकर 1990 तक जितनी फिल्में बनी हैं और उनके गीत कोश हैं, और मुकेश का गीत कोश है। तो इस प्रकार से, और जितने भी कलाकार हैं, गायक कलाकार और फिल्मी अभिनेता, उनकी पूरी जीवनी, ये रेडियो कहना चाहिए सर। इन्होंने मुझे ऐसा मित्र दिया जो मित्र मेरे रिश्तेदार बन गए, रिश्तेदार से बढ़ के बन गए। और बताना चाहूंगा कि 1972 से लगातार सुनते सुनते फिर रेडियो SLBC में चालू किया, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयचे वेले, अन्य देशों में भी हम लोगों ने भाग लेना शुरू किया। और हमने एक उद्यम चालू किया, गैर फिल्मी गीत को
1985 में हम लोगों ने प्रकाशित किया था, और गैर फिल्मी गीतों का एक संग्रह। और मेरे ख्याल से ये 40 आकाशवाणी केंद्रों में उस समय हमने पोस्ट किया था, और आदरणीय मेरे मित्र CL यादव जी और मेरे द्वारा ये इसका संकलन करके प्रकाशित किया गया था, और जिसका विमोचन कुम्हारी में ही हुआ था। और उस समय दुर्ग, भिलाई और रायपुर के बहुत से श्रोता आए थे। लाल राम कुमार जी के द्वारा इस पत्रिका का विमोचन हुआ था। और उसी समय मेरे मन में एक भावना जागी थी कि क्यों ना हम रेडियो श्रोताओं को एक मंच देने का प्रयास करें। और लगातार 2006 से विभिन्न रेडियो श्रोता संघों के माध्यम से ये कार्यक्रम चालू हुआ, और 2009 में श्रोता दिवस मनाने की परंपरा 20 अगस्त को हमने प्रारंभ की, रायपुर से, संस्कृति भवन से की, और जो आज पूरा भारत मनाता है। और लगातार इसको सभी को मिलने का एकमात्र मंच श्रोताओं के लिए। और जब अभी कोरोना काल में सम्मेलन नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने कहा सर कैसे भी करके 10-15 लोग बैठ जाएं, तो ऐसे करके, और वर्चुअल भी हम लोगों ने किया। तो रेडियो तो सबको जोड़ने का काम करता है सर। वाकई रेडियो जोड़ने का काम करता है। और आपका रेडियो से जुड़ा 1972 यानी 2021-22 की बात लगभग की करें तो लगभग 50 साल है ना। मतलब एक औसत उम्र लोग जिनको मानते हैं 100 साल की भारत में, वो हिसाब से लगभग आधा समय 50 साल आपने रेडियो के साथ बिताए हैं, रेडियो को जुनूनी रूप से प्यार किया है। तो श्रोताओं, ये थे चित्रकार, पेंटर, रेडियो लिसनर, शिक्षक, पर्यावरण कार्यकर्ता, पत्थरों खनिजों के संग्रहकर्ता और न जाने क्या क्या, और एक प्रेरक व्यक्तित्व जो रेडियो सुनते हैं, रेडियो की बातें करते हैं और सभी श्रोताओं से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और परसराम जी, बस चलते चलते एक गुजारिश और कि एक गीत और बता दें ताकि हम चलते चलते कार्यक्रम का समापन कर पाएं गीत के साथ। और पर रेडियो के श्रोता मित्रों के लिए एक मैं संदेश देते हुए गीत सुनना चाहूंगा। हाथी मेरे साथी फिल्म का है, नफरत की दुनिया को छोड़कर खुश रहना मेरे यार। क्या बात है। वाकई जिस तरह से अभी सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर बहुत सारी नफरत पसरी हुई है, उसे दूर करके उस पर से ध्यान हटा करके हमें प्रेम की बात करनी चाहिए, प्रेम का फैलाव, प्रेम का पसराव करना चाहिए। और वो काम अरपा कम्युनिटी रेडियो, अरपा वेब रेडियो उसकी जितनी अपनी ताकत है जो उसके माध्यम से कर रहा है। तो हमसे जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। शिकवो शिकायत की बात तो कभी और करते रहेंगे, लेकिन हाथी मेरे साथी का ये गीत सुनते चलते हैं। शुक्रिया परसराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए गीत के साथ सफर खत्म करते हैं। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। आज के हमारे श्रोता मेहमान थे कुम्हारी के परसराम साहू जी, और इनसे बातचीत की सुनील चिपड़े ने। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8